हेलो बच्चों। आ गया मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वही पिछला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जो कि है वही हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है ये। आज बेसिकली आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर इस चैप्टर का, जो भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। एंड लास्ट के जो एक टॉपिक मैं पिछली वीडियो में नहीं करवाया था, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, वन शॉट वीडियो बना रहा था और 1 घंटे हो गए थे उसके अंदर, और मैं भी थक गया था थोड़ा। आज पहले उस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ मैं, एंड उसके बाद आपको खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस। पीटी बांध लो, अपनी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले बच्चों आज ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे जो डेली का दिनचर्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन का क्या रोल होता है। तो बच्चों इसके अंदर ना हमें कुल दो बातें पढ़नी है, हमें इसके अंदर कुल दो बातें पढ़नी है। पहली बात जो है कि भाई कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। एक तो हमें ये पढ़ना है कोरोजन के बारे में कि कोरोजन कैसे होता है, कंडीशंस क्या होते हैं उसके, एग्जाम्पल्स क्या होंगे कोरोजन के, एंड क्या क्या मेथड होंगे इसके प्रिवेंशन के। तो एक तो हम ये बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। एंड सेकंड जो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो है हमारा, बताता हूँ आपको, रुको, बहुत ही बेकार सा नाम है, वो है हमारा रैन सी डी टी। ठीक है, तो आज पहले हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। जल्दी ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि हम फुल डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हम कर रहे हैं रिवीजन। एंड रिवीजन के लिए हमें बस क्या करना है, कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट करना होता है, पर कोशिश करूंगा कि भाई मैं सारा कुछ बताऊं। सबसे पहले इसके अंदर जो बात आती है वो है कंडीशंस। कंडीशंस किसकी भाई, कंडीशंस फॉर कोरिजन, कि क्या वो कंडीशन है जिससे कोरिजन होगा। तो भाई कुल दो कंडीशंस है जिससे कोरिजन हो सकता है। नंबर एक, एयर होना बहुत ज़रूरी है, हवा का होना बहुत ज़रूरी है, बिना हवा के हमारा सब्सटेंस करोड नहीं होगा। एंड सेकेंड, मॉइस्चर, एयर के साथ साथ मॉइस्चर का भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो वो कंडीशन है जो कोरोजन को कॉज करता है। क्या क्या भाई, एयर, एंड दूसरा क्या है, मॉइस्चर। कंडीशंस हो गई ख़त्म भाई, इतना ही तुम्हें याद रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सेकंड चीज़ जिसमें पढ़ना होता है वो है हमारे पास एग्जाम्पल। कल की बात याद करो पिछली वीडियो में, भाई एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत पसंद है, बिना एग्जाम्पल के तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। बच्चों मैं इसके दो एग्जाम्पल कराने वाला हूँ अभी, और वो आपके सामने ये रहे स्क्रीन पर। पहला जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग। सभी लोगों ने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि जब हम लोहे के टुकड़े को बाहर ऐसे खुले में ही छोड़ देते हैं तो उससे जाके जकड़ता है, लड़ता है आयरन और मॉइस्चर, पानी वानी, एंड उसको कर देता है करोड, मतलब कि उसके ऊपर जंग लगा देता है, उसी को कहते हैं हम लोग रस्टिंग। और भी देखा होगा आप लोगों ने, सिल्वर कलर का जो ज्वेलरी लोग पहनते हैं वो कुछ दिनों में काले हो जाते हैं, वो भी क्या कहलाता है, एक तरह का रस्टिंग है। तो इसको हम कहते हैं भाई ब्लैकनिंग। अरे यार ब्लैकनिंग की स्पेलिंग नहीं आ रहा है, एक मिनट बच्चों, BLACK, ब्लैकनिंग, कनिंग, हाँ ये रहा स्पेलिंग, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल। बच्चों ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी के टाइम हो गया मेरे ख्याल से 1 बजने वाला है, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। अब जाके मुझे फ्री टाइम मिला है अपनी पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके, सोचा चलो एक वीडियो बना लिया जाए, सो वही कर रहा हूँ मैं। एंड ये दो एग्जांपल याद रखने हैं आपको। और तीसरा भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है प्रिवेंशन। हमें याद होना चाहिए मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। देखो बच्चों ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसके लिए मैं ज़्यादा प्रिपरेशन कर नहीं सकता, मतलब पहले से स्लाइड बना के आ नहीं सकता ज़्यादातर, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है।
बहुत काम करने पड़ते हैं यार, पता नहीं है ज़िंदगी कितनी वो हो रखी है। ओके, सो क्या क्या मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला जो मेथड है बच्चों, वो है बहुत ही आसान, ऑयलिंग। आप क्या करो भाई, तेल वेल लगा के रखो चीज़ों पे, जो करोड होने वाले सब्सटेंस है उस पर तेल वेल लगा के रखो, ऑयलिंग वेलिंग करके रखो, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। एंड सेकेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, सेकेंड है हमारे पास पेंटिंग। अब हर कोई डेली डेली ऑयल तो नहीं लगा रहेगा, लगाता रहेगा, तो क्या कर दो, उसको आप पेंट कर दो। जैसे कि हमारे बाहर में जो गेट होता है, लोहे का जो गेट होता है, उसको हम पेंट करके रखते हैं बहुत ही अच्छे से। वो इसलिए ताकि वो गेट काफ़ी साल तक चल जाए। अगर हम बिना पेंट करे ही इसको छोड़ देंगे ना, तो कुछ ही महीनों में उसके ऊपर मस्त ब्राउन ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाएगी, और हम जब टच करेंगे तो हमारे ऊपर भी वो लेयर आ जाएगी। तो ऐसा होने से अगर बचाना है आपको, तो पेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ होते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि ये रहा GALVANISING, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो आप। एंड लास्ट एक और लिख देता हूं मैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये सारे कुछ प्रोसीजर है बच्चों, जिसके ज़रिए आप कोरोजन से बच सकते हैं। समझ में आ गया इतनी बातें? अगर आपको ये कुल 3 पॉइंट्स याद रह गए कोरोजन, तो समझ में मतलब कि आ गया है, आप कोरोजन का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेंसिडिटी के ऊपर, कि भाई रेंसिडिटी क्या था। सेकंड पॉइंट ये था रेंसिडिटी। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे, पर रेंसिडिटी में कंडीशंस की वजह हम लिखेंगे कॉजेस। रेंसिडिटी में हम लिखेंगे कॉजेस, कि कारण क्या है रेंसिडिटी होने का। कोई भी सब्सटेंस रेंसिड कैसे हो जाता है, उसके कारण आप बताइए हमें। तो हम लिखेंगे पहली बात यहाँ पे, कि जो भी हमारा फूड होता है ना, खाने वाने जो होते हैं हमारे, फूड वूड जो होता है, वो उसमें ऑयल्स और फैट होते हैं। क्या होता है बच्चों? ऑयल और फैट होता है। सब्जी उब्जी में देखा होगा ना, तेल वेल डालते हैं हम लोग, फैट वेट होता है उसके अंदर। तो जैसे ही ऑक्सीजन खुले हवा में हमारा खाना पड़ा रहता है, तो जैसे ही वो ऑयल और फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो करता है वहाँ पे जाके उस ऑयल और फैट से रिएक्शन, एंड जाके ऑक्सीजन उसके ऊपर चिपक जाता है और हो जाता है ऑक्सीडेशन। एंड इस ऑक्सीडेशन की वजह से खाना होता है खराब। तो यहाँ पे मैं कारण लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। कारण में लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट present in food, present in food when cooked food, when cooked food is left, is left for a long time। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, हाँ, फॉर a long time। मतलब ये कहने का है कि जब आप खाने को पकाते हो, और उस पके हुए खाने को काफ़ी देर तक आप ऐसे ही छोड़ देते हो, तो उस खाने से ऑक्सीजन जाके रिएक्शन करता है और उसको कर देता है ऑक्सीडाइज, जिसकी वजह से उस खाने का टेस्ट एंड उस खाने की स्मेल खराब हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? रेंसिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा भाई? EXAMPLE, एग्जाम्पल में क्या होगा? तो आप लोगों ने चिप्स का पैकेट तो खाया ही होगा। जब चिप्स के पैकेट को आप खोल के छोड़ दो 1-2 घंटे तक, उसके बाद उसको खाओ, तब देखना मज़ा क्या आता है। मस्त मुलायम मुलायम सा, कुरकुरापन तो बिल्कुल गायब हो चुका होगा, मुलायम मुलायम सा और अजीब सा टेस्ट। ठीक है, मज़ा आ जाता है खा के उसको। मुंह में पानी आ गया। ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं, फालतू बकवास नहीं करना है आज। आज थोड़ा जल्दी से काम करने खत्म। तो देखो भाई, चिप्स के जो पैकेट होते हैं हमारे पास, चिप्स पैकेट, यार ये पेन से ऐसे चल क्यों रहा है? चिप्स पैकेट व्हेन kept, चिप्स पैकेट व्हेन केप्ट ओपन, जब इसको हम ओपन छोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है रैंसिड। ये चिप्स हो जाते हैं रैंसिड कुक्ड ऑयल kept for
फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, लॉन्ग को मैं ऐसे बोला जैसे कि लंबा समय सच में हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि क्या है एग्जाम्पल भैया। जब आप चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ देते हो तो उस चिप्स के अंदर जो थोड़ा बहुत ऑयल था वो काफ़ी देर तक खुला रह गया, जिसकी वजह से वो जो चिप्स है, पका हुआ जो चिप्स है, वो हो जाता है रेंसिड। और रेंसिड की वजह से उसका खाने का स्वाद और उसका स्मेल, अगर काफ़ी देर तक आप छोड़ दोगे तो उसका स्मेल भी खराब हो जाता है। एंड ये चीज़ें रेंसिडिटी कहलाती है। इसका जो प्रिवेंशन है भाई, यहाँ पे तो जगह बची नहीं, अगले पेज में मैं लिख देता हूँ। और ये जो लिख रहा हूँ मैं वो है मेथड ऑफ प्रिवेंशन। मेथड ऑफ प्रिवेंशन कि भाई रेंसिडिटी से कैसे बचे। कोरिजन से बचने के लिए तो हमने किया ऑयलिंग, पेंटिंग, ये सब। रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो हमारा जो चिप्स का पैकेट था वो ख़राब कैसे हुआ। जैसे हमने उसको खोल दिया ना, तो चिप्स के पैकेट में गैस भरा होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो जैसे हम उस चिप्स के पैकेट को ओपन करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस होता है फुर्र बाहर, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत बड़ा भगोड़ा होता है, वो भाग गया तुरंत। और जैसे ही नाइट्रोजन वहाँ से खाली किया जगह, वहाँ पे डाला गया ऑक्सीजन एंड अपना काम करना शुरू कर दिया ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, खाने को अगर बचा के रखना है बहुत देर तक, तो उसके अंदर ऑक्सीजन को जाने से रोकना है। अगर हमारे पास कोई पैकेट फूड है जैसे कि चिप्स उप्स, तो उसको हमें भरना है कैसे, नाइट्रोजन गैस से। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पैकिंग फूड इन एटमॉस्फेयर फॉर नाइट्रोजन, फोर की जगह पे मुझे लिखना चाहिए ऑफ, ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास कोई खाना ऐसा है जिसको हम पैक कर रहे हैं और उसको हमें खुले एटमॉस्फेयर में रखना है उस खाने को, तो हमें उसके अंदर क्या भरना चाहिए, नाइट्रोजन भर देना चाहिए उस पैकेट के अंदर, ताकि ऑक्सीजन उससे रिएक्शन ना कर सके। या फिर आप कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऐड कर दो तो काम बन जाएगा। या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स होता है ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से रोके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, दूसरा हम ये लिख सकते हैं। एंड थर्ड भाई साहब ये बात है कि आपको क्या करना है, अगर हमारे पास सब्जी उब्जी है तो उसको तो पैक करेंगे नहीं, उसमें तो एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे नहीं। तो आप अगर उसको बचाना चाहते हो एक दो दिन तक, तो आप उसको रखो ठंडी जगह पे। ठीक है, एक सीक्रेट बात बताया तो आप लोगों को, बताना मत किसी को। कहाँ रखनी है उन चीज़ों को, ठंडी हुई जगह। और वो ठंडी जगह कहाँ मिलेगी आपको, फ्रीज के अंदर, समझा। तो उस खाने को आपको रखना चाहिए फ्रीज में, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेशन एट लो टेम्परेचर, REFE, अरे यार ई नहीं होता, RI होता है, REFRI, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन एट लो टेम्परेचर, मतलब कि उसको आपको फ्रिज में रखना है लेकिन टेम्परेचर को कम करके। ऐसा नहीं कि फ्रिज में तो रख दिए और फ्रिज कर दिए बंद और हो गया काम, खाना गया खराब हो। तो तीसरा ये हो गया बच्चों। अगला है पैकिंग अगर कर रहे हैं तो एक तो पैकिंग करते समय आप क्या करो, नाइट्रोजन को डाल दो। एंड दूसरा, उसको इतना टाइटली पैक कर दो कि भाई सारा गैस निकाल दिया बाहर, उस फुल में टाइटली पैक कर दो ताकि कोई गैस एंटर ही ना कर पाए उसके अंदर। हम अगला कह सकते हैं पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर, पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर। तो ये चार तरीकों से आप क्या कर सकते हो भाई, खाने को खराब होने से रोक सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर रोक लिए भाई, कुछ हद तक लिमिट में, लिमिट में करोगे तभी होगा कुछ। लिमिट में हम कुछ कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कि भाई दारू पीना अच्छी बात है तो पीते जाओ दारू है। चलो भाई, ये लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो मेन मोटो था क्वेश्चन करने का वो करते हैं हम लोग। और ये रहे आपके पहले क्वेश्चन, बहुत ही आसान से। देखो मेन मजा तो तब आता है भाई जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट सही है, आप क्लियर हो, रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है। कह रही कि भाई राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इतना आसान क्वेश्चन तो आज तक नहीं देखा मैंने, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है इसने। कह रहे कि भाई आपके सामने तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वाइट पे वाइट तो दिखेगा नहीं। कह रहा है कि भाई येलो दिख रहा है, नहीं यहाँ पे रेड करना पड़ेगा मुझे, ये रहा, या ब्लैक है, नहीं रेड सही है। ये देखो बच्चों, सो हमें कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल इक्वेशन। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया हम लोगों ने क्लोरीन के साथ और बन गया HCl। सो मैं उसको बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे H2 है हमारे पास और इसका रिएक्शन करवाया हम लोगों ने Cl2 के साथ और हमें मिला HCl, हाइड्रोजन का क्लोराइड, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शुरुआत में मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ कि भाई कैसे करते हैं बैलेंस। आप लोगों को पता ही है, ये लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है ये कहलाता है रिएक्टेंट, एंड राइट साइड में जो लिखा होता है ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे यूज एक टेबल का, उसके बाद हम अपने आप ही करना शुरू कर देंगे। ये रहा R फॉर रिएक्टेंट, ये है P फॉर प्रोडक्ट एंड E फॉर एलिमेंट। अब सवाल ये है कि एलिमेंट हम किसका लिखें, कौन से साइड का लिखें, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब रिएक्टेंट वाले का, प्रोडक्ट वाले का। तो भाई आप कोशिश करें, कोशिश क्या, हमेशा लिखें रिएक्टेंट साइड वाले का एलिमेंट। तो रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास, रिएक्टेंट साइड में एक है हमारे पास ये रहा हाइड्रोजन एंड दूसरा है हमारे पास क्लोरीन। तो हमने लिखा एक हाइड्रोजन एंड दूसरा लिखा क्लोरीन। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना हमारे पास भाई, दो, यहाँ देखो ये नंबर 2 है ना, ये तो 2 हमने यहाँ कर दिया। और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना भाई, देखो नंबर कोई नहीं दिखे आपको तो मतलब कि 1 है, तो 1 हो गया। फिर रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कितना भाई, ये रहा क्लोरीन और उसके आगे है 2, इसका मतलब क्लोरीन भी 2 है। एंड प्रोडक्ट में क्लोरीन फिर से यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, मतलब कि हमें प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन करने हैं। तो क्या कर सकते हो आप, इस प्रोडक्ट वाले नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम बन जाएगा। ओहो हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो H2 को हमें वैसे ही रखना है, Cl2 को हमें वैसे ही कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन जो HCl है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। अब सवाल ये कि जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के लिए, वो 2 मैं यहाँ लिखूँ नीचे की साइड या आगे की साइड, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ। बिल्कुल सही, नीचे नहीं लिख सकते कभी भी हम लोग, क्योंकि नीचे लिखते ही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा खराब। तो आप बचने के लिए, गलत करने के से बचने के लिए आप एक तरीका कर सकते हो, इस जो भी फॉर्मूला होगा हमारे पास HCl वाला या कोई भी फॉर्मूला होगा उसको करो ब्रैकेट में बंद एंड उसके बाहर लगाओ आप उस नंबर को जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। अब जैसे हमने ये 2 बाहर लगाया तो ये 2 जो है वो इस हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और यही 2 इस क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस हाइड्रोजन से भी एंड क्लोरीन से भी। मतलब कि अब प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन हो गए हैं और 2 क्लोरीन हो गए हैं। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग बैलेंसिंग, दोनों तरफ हो गया बराबर, मतलब कि हो गया इक्वेशन बैलेंस। बहुत ही आसान था। अब मैं फटाफट से कर दूंगा दोनों को बैलेंस। देखो ध्यान से बच्चों, आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से बैलेंस करने की कोशिश करें एंड चेक करें आंसर को। इससे 2 फायदे होंगे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो मतलब कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। समझ में आया क्या बात, समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा है इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो रखी है भाई साहब। एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे होता है क्या, Al2SO4 थ्राइस होता है मेरे ख्याल से। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, जैसा इन्होंने दे रखा है वैसा ही हम कर लेते हैं। ओके तो करते हैं स्टार्ट बच्चों, करते हैं स्टार्ट। देखते हैं अगर कुछ गलतियां होगी तो हम सुधार लेंगे। बेरियम क्लोराइड हमारे पास, यहाँ पे बेरियम कितना भाई, 1, इस तरफ बेरियम कितना भाई 1, दोनों तरफ बराबर है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है भाई। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, मतलब कि एक ही है तो 2 करना पड़ेगा, यहाँ लगा दिया हम लोगों ने 2, एल्यूमिनियम भी हो गया हमारे पास 2। ठीक है,
अब बात करते हैं किसकी भाई, एल्यूमिनियम हो गया बराबर, बेरियम हो गया बराबर, सल्फेट की बात करते हैं। यहाँ पे SO4 कितना भाई, एक। अगर आपको नहीं पता चल रहा है एक कैसे बोला मैंने, तो इसको कर दो बंद ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के बाद कोई नंबर नहीं है तो पूरा SO4 क्या होगा हमारे पास, एक होगा। सेम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है, मतलब पूरा SO4 क्या होगा हमारे पास, एक होगा। ठीक है, तो यहाँ भी SO4 एक है, यहाँ भी SO4 एक है भाई, बराबर है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है भाई, 3 दूनी 6। ये जो नंबर होता है ना नीचे वाला, ये नीचे वाला नंबर इस आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6। और यहाँ पे कितना भाई, यहाँ पे है 2, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ बेरियम हो जाएगा फिर 3। यहाँ बेरियम कितना हो जाएगा फिर 3, तो मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा 3, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा 3। मैंने कहा था ना भाई कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्चुअली में होता है Al2SO4 थ्राइस। अब हो गया ये क्वेश्चन बैलेंस। फॉर्मूला में क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मैंने कैसे कर दिया 3, तो देखो ध्यान से भाई, ये रहा मेरे पास एल्यूमिनियम, ये रहा मेरे पास सल्फेट। सल्फेट पे -2 चार्ज, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, मतलब इसका 3 नीचे, इसका 2 नीचे। ये इसके पैरों में जाएगा और ये इसके पैरों में जाएगा। सो एल्यूमिनियम के पैरों में आएगा 2, एंड SO4 पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, और ये 3 जाएगा इसके पैरों में। तो क्या बनेगा ये Al2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पे जो मिस्टेक हो रखा है भाई, इसको भी सुधार देता हूँ मैं क्वेश्चन में। यहाँ भी इसको ब्रैकेट करो बंद, एंड 3 को लगाओ बाहर। अब ये क्वेश्चन ठीक है, लग ही रहा था, मैंने कहा ना जो गलतियां होगी हम देख लेंगे, उसको सुधार लेंगे। तो इस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे बच्चों। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं भाई। Na है हमारे पास सोडियम, एंड इसका रिएक्शन करवाया हम लोगों ने वाटर के साथ। सो ये बनाया हम लोगों का NaOH, एंड साथ में ही निकाल दिया हाइड्रोजन गैस। ऑल राइट, चलो करते हैं बैलेंस। एक सोडियम भाई, एक सोडियम, 2 हाइड्रोजन भाई, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे रेखा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना बच्चों, देखो यहाँ पे इवन ऑड नंबर मिल गया हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन मिल गया है, तो ऑड वाले को कर दो इवन अपनी मर्जी से, आंखें बंद करके यहाँ लगा दो 2, लगा दिया आंखें बंद करके। जैसे 2 लगाया मैंने, तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 बन गया इवन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2, 4 हो गया, तो 4 इधर भी करना पड़ेगा, मतलब यहाँ लगाना पड़ेगा 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। 4 करते ही ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 × 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे सोडियम हो गया भाई 2, सोडियम के आगे भी लगा दो 2, सोडियम भी हो जाएगा बराबर। समझ में आया बात। अगर तेजी में निकल गया हो तो माफ़ करना, वीडियो को वापस देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दी करना है। और आगे चलते हैं, आगे भी बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन है, तो वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन भाई, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशंस को, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप मतलब भाई वही कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब भी बताने हैं कि ये किस तरह का रिएक्शंस है। तो मैं उठा रहा हूँ सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं उसको सामने ही कर रहा हूँ सॉल्व। मैं उसको सामने ही कर रहा हूँ सॉल्व। ये रहा पहला क्वेश्चन का, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ भाई। मैग्नीशियम यहाँ पे देखो कितना है, मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे 1, यहाँ भी कितना है 1, बराबर है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2, बराबर। ये तो पहले से बराबर है, ये तो पहले से ही बैलेंस है। बस इसका नाम चेक कर देता हूँ मैं। नाम इसका देखो क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में कितने पार्ट 2, प्रोडक्ट में कितने पार्ट 1, मतलब कि 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। एंड ऐसा रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो कॉम्बिनेशन। और ये पहले से ही बैलेंस था, ये पहले से ही बैलेंस है भाई। सेकंड की बात करते हैं, HgO है, मरकरी का ऑक्साइड है, इसको हमने हीट किया, तो ये Hg और O2 अलग अलग हो गया, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंगल सब्सटेंस है, और ये ब्रेक होकर 2 बना के दे दिया। तो बैलेंसिंग में नीचे कर दूंगा, इसका टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हुआ एक्चुअली में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डीकम्पोजिशन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। इसका बैलेंसिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सेकेंड वाले का बैलेंसिंग में कर रहा हूँ बच्चों,
हमारे पास क्या है भाई, HGO हगो, और इसको हमने हीट किया, हीट का सर में ट्रायंगल बना दिया है, तो ये Hg लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड प्लस ये O2 गैसेस फॉर्म में टूट गया। अब इसकी बैलेंसिंग करता हूँ मैं, स्टार्ट, ध्यान दो इधर, Hg यहाँ पे कितना एक, यहाँ भी कितना एक, बराबर है भाई। यहाँ पे O2 कितना दो, यहाँ पे O2 कितना एक, ऑक्सीजन कितना एक, तो इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ऑक्सीजन को मैं कर दूँ 2, और जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मरकरी भी हो गया 2, तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, ये लो बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं बच्चों, थर्ड वाले पे चलते हैं, मैं उसको ऊपर लिखता हूँ। Na2 सोडियम है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और सल्फर है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, दोनों का रिएक्शन करवाया, दोनों जुड़ गए आपस में, बन गया Na2S, सोडियम का सल्फाइड बन गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाला नहीं हो गया रिएक्शन, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दिया हम लोगों को, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड ये भी रिएक्शन देखो बैलेंस है, दो सोडियम यहाँ पे है, दो सोडियम यहाँ भी है, एक सल्फर यहाँ पे है, एक सल्फर यहाँ भी है, मतलब कि इक्वेशन ये पहले से ही बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं भाई, लिख देता मैं यहाँ पे, चलो ये बैलेंस है, ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, सेम ये भी ऊपर वाला भी इक्वेशन क्या था, पहले से ही बैलेंस था, ठीक। आ जाते हैं नंबर 4 पे, TiCl4। TiCl4 का रिएक्शन आपने करवाया है मैग्नीशियम के साथ, एंड Ti अलग हो गया और MgCl2 अलग हो गया है। मतलब ये कहने का है कि मैग्नीशियम भाई साहब इस Ti को भगा के खुद जाके क्लोरीन के साथ चिपक गया है, और एक ही एलिमेंट को भगाया है और Ti को कर दिया अकेला, तो ये कहलाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप चाहो तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। वैसे इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एंड बैलेंस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन 4 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है, तो क्लोरीन को तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई साहब, और उसके लिए हम यूज करेंगे रिएक्शन। तो ये मैं चौथा इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, TiCl4 लिक्विड फॉर्म में था, एंड इसका रिएक्शन करवाया Mg के साथ जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और यहाँ पे Ti को कर देता है अकेला सॉलिड फॉर्म में, एंड प्लस में मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। बहुत ही आसान है भाई, देख जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना क्लोरीन 4, यहाँ पे कितना क्लोरीन 2, मतलब कि मुझे करना चाहिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4 क्लोरीन तो हो गया, पर मैग्नीशियम भी कितना हो गया भाई 2, और यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना मैग्नीशियम है एक ही, मतलब मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, टाइटेनियम एक है, यहाँ भी टाइटेनियम एक है, क्लोरीन 4 है, यहाँ भी क्लोरीन 4 है, हो गया बैलेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया सिलिकॉन का डाइऑक्साइड के साथ, तो CaSiO3 बन जाता है हमारे पास। ये तो इक्वेशन कहीं से बैलेंस नहीं दिख रहा, अरे ये तो बैलेंस है भाई, ये तो बैलेंस है, देखो एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक सिलिकॉन, एक सिलिकॉन, दो और एक, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन तो बैलेंस है, ये इक्वेशन तो बैलेंस है। लेकिन इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो ये एक दो रिएक्टेंट है, पर प्रोडक्ट में एक ही है, तो हम कहेंगे ये हो गया आपस में कंबाइन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, और ये पहले से बैलेंस था। अब H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है हमारे पास, इसमें डाला हमने यूवी लाइट, तो H2O में टूट गया और O2 में टूट गया। बैलेंस तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में ये देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, हमारे पास ऑक्सीजन 3 है यहाँ, और इधर 2 ही है, तो बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस हमें करना पड़ेगा। लेकिन नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम लिखेंगे हम डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्यों होगा भाई, देखो एक सिंगल रिएक्टेंट था और वो दो प्रोडक्ट दे रहा है हम लोग को, तो डिकम्पोजिशन हो गया। अब इसको भी हम कर लेते हैं बैलेंस। छठा, बहुत तेज की नींद आ रही है, आंखों में प्यास भी लग गई,
कोई पानी नहीं देने वाला है। हो तो ठीक है भाई, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा भाई, जब भी आपको ये समस्या हो कि आपके पास ऑड नंबर दिख रहा हो, क्या दिख रहा हो, ऑड नंबर दिख रहा हो, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन, तीन, तो इस ऑड को सबसे पहले इवन में कन्वर्ट करो, आंखें बंद करके, कुछ नहीं देखना आगे पीछे। ये लो, 2 से 4 कर दिया मैंने। यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे और दो दूनी, 2 ऑप्शन यहाँ पे, तो 2 और 2 4 ऑप्शन हो गए यहाँ पे। यहाँ पे कितना है, 2, तो इसको भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ये लो, 2 2 4 यहाँ भी हो गया, 4 इधर भी हो गया। हाइड्रोजन कितना का यहाँ पे 4, इधर भी कितना हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, बराबर हो गया। बस इतनी सी बात करनी थी भाई। और ये हमने 6 बैलेंसिंग और टाइप वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको करनी है प्रैक्टिस बहुत सारे। मैं तो यहाँ पे जितना करा सकता हूँ उतना कराऊंगा।